हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल BLN न्यूज़ पर। दोस्तों, आज इस वीडियो पर हम लोग डायनीज और ब्रूनर के सिद्धांत के बारे पर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने यूनिट फर्स्ट के कुछ टॉपिक जैसे कि गणित का अर्थ क्या होता है, गणित की परिभाषाएं क्या हैं, गणित की प्रकृति कैसी होती है, जीन पियाजे के सिद्धांत और वाइगोटस्की के सिद्धांत के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। आज हम यूनिट फर्स्ट के डायनीज और ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको BLN से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं डायनीज का सिद्धांत। तो डायनीज के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत डायनीज के बारे में जान लेते हैं, कौन थे ये। तो दोस्तों, डायनीज का पूरा नाम है जॉल्टन पॉल डायनीज। इनकी माता का नाम था वेलेरिया गेगर तथा इनका जन्म हंगरी के बुडापेस्ट नामक शहर में सन 1916 में हुआ था और इनके भाई का नाम जेडियोन डायनीज था। इनकी शिक्षा हंगरी के पेरिस तथा इंग्लैंड में हुई थी। इन्हें BA की उपाधि 1937 में BA की उपाधि 1937 में ले ली थी। ये इनकी विशेष योग्यता रही और डायनीज महोदय को स्कूल शिक्षा तथा विश्वविद्यालय शिक्षा में अच्छा अनुभव प्राप्त था। 1960 से 1961 में इन्हें हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संज्ञानात्मक अध्ययन के केंद्र में रिसर्च फेलो, मतलब कि हिंदी में से कहें तो शोध निषेधक, नियुक्त किया गया और क्यूबेक में कई वर्षों तक इन्होंने साइकोमैथमेटिक्स के डायरेक्टर भी रहे। डायनीज ब्रूनर तथा पियाजे के सीखने के सिद्धांत के बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे और इनसे प्रभावित होकर ही इन्होंने अपने इस सिद्धांत का वर्णन किया था। तो आइए पढ़ लेते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में 6 प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो हम पहली अवस्था को देख लेते हैं। तो अधिकतर लोग जब एक ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो कि वह अवश्य ही संभाल नहीं सकते, क्या वह उस अवस्था में सक्रियता पूर्वक जाति त्रुटि परिणामी का वर्णन करते हैं। उदाहरण के लिए एक पजल, कठिन प्रश्न जिनको हल करने में बुद्धिमानी की आवश्यकता होती है और जो रुचिपूर्ण होते हैं को हल करना कष्टकारी होता है, क्या उसे हल करने में स्वतंत्रता पूर्वक क्रिया हो रही है। अधिकतर लोग बिना सोचे समझे कोशिश करते हैं और कुछ लोग सोच समझ कर हल करने के लिए आगे निकल जाते हैं। जो लोग सोच समझ कर अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं वो लोग जरूर ही निश्चित रूप से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। ऐसा इन्होंने अपनी प्रथम अवस्था में बताया था। आइए द्वितीय अवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करने पर प्रायः ये घटित होता है कि खेल की स्थिति में नियमबद्धता प्रकट हो, जो कि खेल के नियम को व्यवस्थित ढंग से व्यक्त करता है, जो ये सिद्ध करता है कि गणितीय क्रियाएं खेल के द्वारा प्रस्तुत करने के प्रारंभ में आविष्कार की शिक्षा में छोटा क्रम है। दोस्तों, इन्होंने द्वितीय अवस्था में बताया था कि बालक खेल कर ही गणित की प्रारंभिक क्रियाओं को सीखता है। तृतीय अवस्था के बारे में जान लेते हैं। एक बार जब बालक गणितीय खेल खेलने के लिए उसमें एक ऐसा क्षण आया जब बालक इन खेलों के बारे में एक दूसरे से विचार विमर्श और तुलना कर रहे थे। दोस्तों, जब बालक खेल खेलना अच्छी प्रकार से सीख जाता है तो वह उस खेल के बारे में विचार विमर्श करना प्रारंभ कर देता है और ये बालकों के लिए एक अच्छी पहल होती है। अध्यापक को चाहिए कि बालकों को ऐसे खेलों के बारे में बताए जिनमें नियम लगभग समान हो, मतलब कि अध्यापक को ऐसे खेलों के बारे में बताना चाहिए जिनमें नियम लगभग समान हो, इनमें ज़्यादा अंतर न हो, जिससे बालक आसानी से उसे समझ सके और उसका अधिगम कर सके, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि इन खेलों में कोई समान सी बात है। ऐसी स्थिति में बालक विभिन्न खेलों के मध्य तुलना करना सीख जाता है। दोस्तों, जब लगभग नियम समान होते हैं और थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है तो बालक उनके बीच अंतर को जान लेता है आसानी से। ऐसा इन्होंने तृतीय अवस्था के बारे में बताया था। आइए चतुर्थ अवस्था के बारे में जान लेते हैं कि डायनीज महोदय ने अपनी चतुर्थ अवस्था में क्या बताया है। तो डायनीज महोदय ने इस अवस्था को प्रदर्शन की अवस्था कहा है। इस अवस्था में डायनीज महोदय ने खेल को चित्रों के माध्यम से सीखने के लिए बताया है। उन्होंने बताया कि इस अवस्था में बालक प्रदर्शन की क्रियाएं करने लगता है और वह चित्रों के माध्यम से खेलों को सीखना प्रारंभ कर देता है। चित्रों के माध्यम से बालकों की तथ्य क्षणिक सार से विभिन्न प्रकार के खेल व उनके द्वारा छात्रों की बौद्धिक क्षमता के बारे में बताया जाता है और ये प्रदर्शन की विधियां खेल के माध्यम से ही
छात्रों को सिखानी चाहिए। वो कहते हैं कि खेलों को प्रदर्शन विधियों के माध्यम से ही छात्रों को सिखाना चाहिए। दोस्तों, जो चीज़ हमारे सामने, हमारे आंखों के सामने रहेगी, जिसे बालक देखेगा वो आसानी से उसे सीख लेगा। इसलिए कह रहा है कि प्रदर्शन क्रिया के माध्यम से ही बालकों को खेल की विधियों के बारे में बताना चाहिए, जिससे वह अधिगम में उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। आइए 5वीं अवस्था के बारे में जान लेते हैं। तो इस अवस्था में ये संभव है कि हम प्रत्येक खेल का वर्णन चित्र व उसमें गुणों को एकत्रित कर उनका अध्ययन करें। डायनीज महोदय कहते हैं कि चित्रों के द्वारा खेल के वर्णन से छात्रों में एक नई प्रकार की जागरूकता जाएगी, मतलब कि एक प्रकार का नया इंटरेस्ट आएगा। जब उनकी रुचि जागृत होगी तो उस खेल के बारे में जानेंगे और उसे आसानी से सीख जाएंगे। और उन्होंने अपनी 5वीं अवस्था को संकेतात्मक अवस्था का नाम भी दिया है। इस अवस्था को संकेतात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। आइए 6वीं अवस्था के बारे में जान लेते हैं कि डायनीज महोदय ने अपनी 6वीं अवस्था के बारे में क्या बताया है। तो वह कहते हैं कि इस अवस्था को संज्ञात्मक अवस्था से बड़ी अवस्था कहा है। और डायनीज महोदय ने कहा है कि कभी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है जो भूल भुलैया का स्थान रख लेती है। यह काफी, इस अवस्था में छात्र अपनी कठिनाइयों के विषय में काफी वर्णन करते हैं। ये वह अवस्था है जिसमें पहला कदम यह महसूस करके आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रथम कुछ वर्णन स्वतः सिद्ध प्रमाण हो सकते हैं। इस अवस्था को डायनीज महोदय ने औपचारिक अवस्था भी कहा है। दोस्तों, डायनीज महोदय अपनी 6वीं अवस्था में कहते हैं कि यह अवस्था सबसे कठिन अवस्था होती है। इस अवस्था में बालक अपनी विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करता है और वह अपना प्रत्येक कदम सोच समझ कर रखता है ताकि उससे आने वाले आगे के परिणाम में किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो और वह अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। आइए अब जान लेते हैं ब्रूनर के सिद्धांत के बारे में। तो थोड़ा सा ब्रूनर का परिचय जान लेते हैं कि कौन थे ब्रूनर। तो इनका पूरा नाम था जेरोम ब्रूनर और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1915 में न्यूयॉर्क में हुआ था। दोस्तों, कई बार यूपी टेट में ये पूछ लिया जाता है कि ब्रूनर का जन्म कहाँ हुआ था, तो न्यूयॉर्क में हुआ था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो कि यूपी टेट में हमेशा अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप लोग इसका विस्तृत रूप से अध्ययन करिएगा, क्योंकि आगे चलकर आपको टेट के ही एग्जाम देने हैं और टेट के एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद ही आप अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। तो इनकी माता का नाम था रोज ब्रूनर तथा इनके पिता की जो थी मृत्यु थी, नहीं, इनके पिता का नाम था, माफ कीजिएगा, इनके पिता का नाम था हरमन ब्रूनर तथा इनके माता का नाम था रोज ब्रूनर तथा इनके पिता की मृत्यु इनके बचपन में ही हो गई थी। और जब इनकी माता उम्र 12 वर्ष की थी तब इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इन्होंने मनोविज्ञान पर स्नातक की उपाधि धारण की है और इन्होंने स्नातक की डिग्री ड्यूक यूनिवर्सिटी से ली थी। और सन 1937 में इन्होंने अपने सिद्धांत को जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का, देखो आप सभी लोग जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था और यह ब्रूनर उस सिद्धांत से अत्यंत प्रभावित थे और इन्होंने अपने इस सिद्धांत का वर्णन उनके सिद्धांत को ध्यान पे रखते हुए किया है। और इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 प्रकार के अवस्थाओं का वर्णन किया है। इनकी पहली अवस्था का नाम है क्रियात्मक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की मानी जाती है। दूसरी अवस्था का नाम है प्रतिबिंबात्मक अवस्था, जो कि 1 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। और इन्होंने तीसरी अवस्था का नाम बताया संकेतात्मक अवस्था, जो कि 6 से 7 वर्ष तक की होती है। ये अपनी पहली अवस्था के बारे में ब्रूनर महोदय जी कहते हैं कि इसमें बालक अपने वातावरण को क्रिया के द्वारा समझने का प्रयास करता है। बालक प्रारंभ में जब वह 1 वर्ष का होता है तो वह सहज प्रकार की क्रियाएं करने लगता है, जैसे अपने हाथ पैर को हिलाना, अपने सर को उठाना। ये कहते हैं कि जैसे हाथ पैर चलाना, रोना आदि। इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों तथा भाषा का महत्व नहीं होता। बालक इस अवस्था में ज्यादा शब्दों का प्रयोग नहीं करता है और सहज क्रियाओं का प्रयोग करता है। अपनी क्रियाएं, हाथ पैर को हिलाने जैसी की क्रियाएं करता है। दूसरी अवस्था के बारे में जान लेते हैं, प्रतिबिंबात्मक अवस्था। दोस्तों, ये 1 से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था को छायात्मक अवस्था भी कहा जाता है और इस अवस्था में मानसिक प्रतिबिंबों द्वारा सूचनाएं व्यक्ति तक पहुंचती हैं। इस अवस्था में बालक चमक, आवाज आदि क्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। दोस्तों, इस अवस्था में बालक अपने मस्तिष्क में एक प्रकार की प्रतिबिंब को बनाता है और उसी से वह प्रभावित होता है। इस अवस्था में बालकों में दृश्य स्मृति विकसित होती है। जिस चीज को देख लेता है वो उसे याद रहती है, इसे दृश्य स्मृति कहा जाता है।
और ब्रूनर की इस अवस्था को जीन पियाजे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की तरह भी कहा जाता है। दोस्तों, इससे पहले हमने जीन पियाजे के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था और उन्होंने चार प्रकार की अवस्था को बताया है, जिनकी दूसरी अवस्था का नाम था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और ब्रूनर की ये प्रतिबिंबात्मक अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरी अवस्था के बारे में जान लेते हैं कि ब्रूनर ने अपनी तीसरी अवस्था में क्या कहा था। दोस्तों, इसकी तीसरी अवस्था 6 से 7 वर्ष तक होती है और इस अवस्था में बालक की क्रियात्मक तथा प्रत्यक्षीकृत समझ का प्रतिस्थापन संकेत प्रणाली से होता है। बालक भाषा, तर्क तथा गणित सीख लेते हैं तथा उनका उपयोग करने लगते हैं। बालक इस अवस्था में तर्क वितर्क करने लगते हैं, वह कई प्रकार के क्वेश्चन पूछने लगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो 6 से 7 वर्ष का बालक होता है वह विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है और संकेत विभिन्न वस्तुओं को समझने लगता है तथा वह सांकेतिक भाषा को भी इस उम्र में समझना प्रारंभ कर देता है। संकेतों के द्वारा सूचनाओं का संकलन तथा विश्लेषण करके व्यक्ति पूर्व कथन करने तथा परिकल्पनाएं बनाने में समर्थ हो जाता है। दोस्तों, इसका निष्कर्ष देख लेते हैं कि उपयुक्त तीनों अवस्थाओं के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बालक सर्वप्रथम गामक गतिविधियां करता है। गामक गति मतलब पेशी गतियां, जो अपने हाथ पैर को हिलाना एक गामक गतिविधियां कहलाती है। और उसके बाद वह प्रतिबिंब बनाना प्रारंभ कर देता है। वह उसके अंदर बालक के अंदर दृश्य स्मृति का विकास हो जाता है और वह देखी हुई चीजों को याद रखना प्रारंभ कर देता है और अंत में वह सीखे हुए शब्दों को अपनी भाषा के द्वारा दूसरों के सामने व्यक्त करना प्रारंभ कर देता है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो पर हम लोगों ने जीन पियाजे और वाइगोटस्की के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। इसके बाद मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम यूनिट फर्स्ट के जो बचे हुए टॉपिक है उसके बारे में उसको कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग मौखिक गणित, अंतःप्रज्ञात्मक गणित किसे कहते हैं, सांस्कृतिक विभिन्नताएं एवं विशिष्टताएं क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में को ज्वाइन करके वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।